सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आज हम व्याकरण में से विराम चिह्न और उसके प्रकार इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो, विराम चिह्न किसे कहते हैं? तो विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिह्न कहा जाता है। तो देखो विराम चिह्न के प्रकार। तो अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादिबोधक चिह्न, प्रश्नवाचक चिह्न, कोष्टक, योजक चिह्न, अवतरण चिह्न या उद्धरण चिह्न, लाघव चिह्न, आदेश चिह्न, रेखांकन चिह्न, लोक चिह्न, पुनरुक्ति सूचक चिह्न, विस्मरण चिह्न या त्रुटिपूरक चिह्न आदि विराम चिह्न के प्रकार है। तो पहला देखते हैं अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिह्न लगाया जाता है। वस्तु हो या व्यक्तियों के नाम हो, उसको दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। एक उदाहरण है। तो देखो, इसमें राम और सीता, इनके बाद जो चिह्न लगाया गया है वह अल्प विराम है। तो पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार है अर्धविराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो अल्प विराम हमने देखा, जहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो अर्धविराम का प्रयोग कब करते हैं? तो अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़ता है, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। अब यहाँ पर देखो, सूर्यास्त हो गया, यहाँ पर रुकना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह है अर्धविराम। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, राम खाना खाता है, एक उदाहरण है ना। तो देखो, राम खाना खाता है, यहाँ पर ये वाक्य पूरा होता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है। तो जब वाक्य पूरा होता है, वाक्य पूरे होने पर वाक्य के अंत में जो चिह्न लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अगला है उपविराम यानी कॉलन। तो जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। तो देखो उदाहरण, प्रदूषण एक अभिशाप। अब देखो, प्रदूषण और एक अभिशाप, इनको अलग दिखाना है तो प्रदूषण के आगे उपविराम का प्रयोग किया गया है ना। अगला है देखो विस्मयादिबोधक चिह्न। विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है।
अभी आप सबको पता है ना विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कौन से शब्द आते हैं वाक्य में? तो हाय, आह, वाह, अरे, शाबाश, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य देखते हैं, देखो, हाय वह गिर गया। अब देखो इस वाक्य में हाय के बाद एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा चिन्ह है? तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अगला है देखो प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण, वह क्या लिख रहा है? तो देखो ये एक वाक्य है, ये प्रश्नार्थक वाक्य है। तो इस वाक्य के बाद जो चिन्ह लगाया गया है वह कौन सा है? तो वह प्रश्न चिन्ह है। ताजमहल किसने बनवाया? ये भी एक प्रश्न है। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट जिसे कहते हैं। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। तो देखो कोष्टक चिन्ह का मतलब क्या है, यानी इसका प्रयोग कब किया जाता है? अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए अथवा शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखना जाता है या लिखा जाता है, तब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, विश्वामित्र, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ना कोष्टक में, क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा, एक वाक्य है। तो क्रोध में कांपते हुए ये दर्शाने के लिए उसको क्या किया है? ब्रैकेट में यानी कोष्टक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है योजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हाइपिन कहते हैं। तो योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। ये बिल्कुल आसान है। देखो उदाहरण, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, ये उदाहरण है। देखो तो सुख दुख इन शब्दों के बीच में क्या हो लगाया हुआ है? योजक चिन्ह। लाभ हानि इन दोनों शब्दों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह। इस तरह बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इकहरा उदाहरण चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं ना, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो व्यक्ति का नाम हो, उपनाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, तो उसे लिखने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर देखो निराला ये जो शब्द है वह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इस शब्द के लिए किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम या पुस्तक का नाम या कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु हो उसका नाम लिखना है तो उसे इकहरा उद्धरण चिन्ह का उसमें प्रयोग किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पहले ही पूछ लेता वो क्या क्या लगेगा। अब देखो दोहरा उद्धरण चिन्ह का मतलब क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो जब जो किसी ने बोला है और जो का तो यानी जैसे के वैसा, जैसे कहते हैं वैसे ही लिखना है हमें, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पहले ही पूछ लेता। अब देखो आगे का जो वाक्य है, भूख क्या क्या लगेगा,
तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से कथन जो का त्यों कहने के लिए, यानी जैसा कहा गया है वैसे ही बताने के लिए इस दोहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। अगला है देखो लाघव चिह्न। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिह्न कहलाता है। यानी कोई बड़ा शब्द है और उससे हमें छोटा करके, यानी जैसे शॉर्टकट है ना, तो हमें उस तरह से लिखना है तो इस चिह्न का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, डॉक्टर शब्द है, हम डॉक्टर पूरा शब्द नहीं लिखना चाहते तो डॉ लिखकर उसके आगे जो शून्य लगाया जाता है उसे लाघव चिह्न कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके लिखने के बाद इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। अगला है विवरण चिह्न। विवरण चिह्न का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। यानी कुछ अलग हमें बताना है तो वो बताने से पहले जो सेंटेंस रहता है, जो वाक्य रहता है, उसके बाद विवरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। आम के निम्न फायदे हैं। तो देखो है के बाद जो जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह है विवरण चिह्न। आम के निम्न फायदे हैं और आगे क्या लिखना है हमें, आम के फायदे। तो ये दिखाने के लिए या विषयों में कुछ निर्देश करने वाले हैं तो इसीलिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखो, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। अब ये 3 भेद बताने से पहले ये चिह्न का प्रयोग हुआ है, विवरण चिह्न। तो इस चिह्न का प्रयोग कब किया जाता है, तो वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य 3 भेद बताने से पहले इस चिह्न का प्रयोग किया गया। देखो संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, आगे क्या आएंगे, 3 भेद आ जाएंगे, है ना, लेकिन उससे पहले इस चिह्न का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ है कि वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए इन चिह्न का प्रयोग किया जाता है। अगला है देखो रेखांकन चिह्न। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिह्न का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल आसान है। अंडरलाइन आप सबको पता है, जो भी शब्द हो वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे अंडरलाइन कर देते हैं ना। तो अंडरलाइन यानी क्या, रेखांकन चिह्न। उदाहरण देखो, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। तो यहाँ पर यमुना शब्द को अंडरलाइन किया है ना। अगला देखो, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो यहाँ पर प्रेमचंद शब्द को अंडरलाइन किया है। तो इस तरह से इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। अगला है देखो पदलोप चिह्न। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ छोड़ना है, लिखते समय कुछ शब्दों का लोप करना हो तो इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। मैं सामान उठा दूंगा पर, अब देखो यहाँ पर आगे कुछ शब्द लोप है तो इसके लिए इस चिह्न का प्रयोग किया गया है। यानी कुछ शब्दों का लोप करना हो तो इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। मैं सामान उठा दूंगा पर, यहाँ पर आगे देखो चिह्न का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने विराम चिह्न और विराम चिह्न के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी ली है। मैं आशा करती हूँ वो आपको समझ में आए होंगे।
तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।